सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 धमाका सीरीज़। और जिस तरह से नाम है उसी तरह से यहाँ काम भी बिल्कुल धमाकेदार होने वाला है। यानी कहने का मतलब ये है कि कम टाइम में कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स किस तरह से स्कोर किया जा सके, उसलिए ये सीरीज़ लाई गई है। और ये स्पेशली आपका जो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है उसी के हिसाब से ये डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको यानी पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस करनी है जो MCQ बेस्ड में पूछी जा सकती है। इसके अंदर वो सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी थोड़ा सा भी चांस होगी ना कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब जो इम्पॉर्टेंट है और नॉन इम्पॉर्टेंट उसको मैंने अलग कर दिया है इस तरह से कि जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। यानी रेड कलर से लिखा है तो उसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं जो जनरली ब्लैक से लिखी हुई हैं, इसका मतलब वो एग्ज़ाम में आ सकती हैं लेकिन वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको भी आपको पढ़ना है। और जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है वो जनरली उसकी या तो हिंदी ट्रांसलेशन है या उसका मतलब सिंपल लिखा है समझने के लिए। इसी तरह जो ग्रीन बॉक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वो भी आपको याद करने के लिए नहीं है, बस समझने के लिए है। चलिए जैसे हम पढ़ेंगे वैसे और चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो इस सीरीज़ में हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 जो एग्रीकल्चर है वो देखेंगे और आपका रिस्पॉन्स इस पर कैसा रहेगा और ये डिसाइड करेगा कि आगे वीडियो कैसे आने वाली है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और भी वीडियोस जल्दी जल्दी आएंगी। और साइंस का भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि साइंस वाला भी स्टार्ट कर दूँ, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स देखा जाएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे पहले मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो तो बना दी है, ठीक है। चैप्टर वाइज मैंने NCERT को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ देख सकते हो। बाकी यहाँ पर भी आपकी सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगी कि एग्ज़ाम में हमारे सारे क्वेश्चन बन जाए उस हिसाब से। तो पहले हम समझ लेते हैं एग्रीकल्चर क्या है। तो ये एक तरह की प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, यानी जहाँ पर हमें नेचुरल प्रोडक्ट मिलता है। तो खेती करके क्या मिलता है, नेचुरल चीज़ मिलती है। और 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इस एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटी के अंदर लगी हुई है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने देखो रेड से हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन हाँ आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके पास कितना टाइम है। और ये जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी बहुत ज़माने से की जा रही है, ठीक है। खेती बाड़ी तो बहुत ज़माने से हो रही है। तो हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी फार्मिंग कितने तरीके की है। इसमें पहला टाइप हमारा आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने ज़माने का, यानी खेती करने का वो तरीका जो बहुत पहले इस्तेमाल होता था, आज भी इस्तेमाल होता है कहीं कहीं पर, लेकिन जनरली उस मेथड को हम क्या कहते हैं, ये अब पुराने ज़माने का हो गया है। और सबसिस्टेंस का मतलब होता है ज़िंदा रहने के लिए, यानी गुजर बसर के लिए, कि यहाँ पर जो किसान है वो खेती किस लिए करता है, ताकि उसका गुजारा हो सके। भाई खेती करेगा तो फूड मिलेगा, फूड वो खाएगा, घर वालों को खिलाएगा, इसी तरह से वो ज़िंदा रहेगा। तो यहाँ ज़िंदा रहने के लिए, अपना पेट भरने के लिए खेती की जाती है, ठीक है, ये आप याद रखना। और यहाँ पर खेती कैसे होती है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं जहाँ पर खेती की जाती है। टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, प्रिमिटिव टूल्स, यानी पुराने ज़माने के जो औजार हैं, टूल्स हैं, वो इस्तेमाल होते हैं खेती में। उनके नाम क्या हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होई, डाव और डिगिंग स्टिक्स। ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि ये टूल्स कहाँ यूज़ होते हैं, किस तरह की फार्मिंग में। तो किस में यूज़ होते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। यहाँ पर खेती कैसे होती है, जनरली पूरा परिवार मिलके खेती करता है, या कम्युनिटी होती है, 2-3 परिवार हैं या कुछ और लोग हैं, वो मिलके खेती कर लेते हैं। यहाँ पर जो किसान है वो डिपेंड रहता है किस पे, मॉनसून पे, क्योंकि खेत को क्या है, पानी की ज़रूरत है। तो पहले के ज़माने में इतना इंतज़ाम नहीं हो पाता था कि चले वो हर आदमी कुआं नहीं खोद सकता था। इरिगेशन सिस्टम बनाना यानी नहर वगैरह बनाना ये भी मुश्किल था। तो वो जनरली किसान किस पे डिपेंड रहता था, मानसून पे, कि भैया बारिश होगी तो हमारी फसल हो जाएगी, कम बारिश होगी तो कम फसल होगी, नहीं होगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो सारा डिपेंड किस पे रहता था, मानसून पे। और जो नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल पे, उस पर जो फार्मर है वो डिपेंड रहता था। नेचुरल फर्टिलिटी का मतलब क्या है, जैसे सॉइल है उसके अंदर बहुत से ऐसे मिनरल होते हैं जिनकी वजह से ही कोई फसल ग्रो होती है, कोई प्लांट ग्रो होता है। अब वो मिनरल कम होंगे तो फसल भी कम होगी, तो इसी को हम फर्टिलिटी कहते हैं। तो नेचुरली तौर पर उस सॉइल के अंदर जितने मिनरल होंगे उसी हिसाब से फसल होगी, इसीलिए किसान सॉइल पे डिपेंड रहता है। अच्छी सॉइल होगी तो फसल भी अच्छी होगी, खराब सॉइल होगी तो फसल भी खराब होगी। बाहर से उस सॉइल के अंदर वो कुछ चेंज नहीं कर सकता। इस तरह की फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, जैसे कोई ज़मीन पड़ी है, अब ऐसे खाली पड़ी होती है तो घास वगैरह या कोई जंगली पेड़ पौधे उगाते हैं। अब आपको उस पर खेती करना है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो क्या होता है, उसकी स्लैशिंग की जाती है, उन्हें उसको काटा जाता है, जो पेड़ पौधे घास वगैरह है। अब बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो कट नहीं पाती, मान लो बहुत छोटी सी घास है, ये जो जड़ें हैं
अब एक एक तो उखाड़ोगे नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो बच जाता है उसको बर्न कर दिया जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें, स्लैश मतलब उसको काट देना और बर्न का मतलब जो रह गया उसे बर्न कर देना। तो इस तरह से वो पूरी ज़मीन साफ़ हो जाती है। अब यहाँ देखो ग्रीन बॉक्स आ गया, यानी यहाँ पर जो लिखा है वो समझाने के लिए सिर्फ आपको लिखा है, याद नहीं रखना। इसमें किसान क्या करता है, एक साफ़ सुथरी ज़मीन को तैयार करता है। ठीक है, एक ज़मीन को साफ़ करता है और वहाँ पर जो भी अनाज वगैरह है, खाने की चीज़ें हैं, उसको ग्रो करता है टू सस्टेन दियर फैमिली, यानी अपने परिवार को वो पाल सके। इसके लिए जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है भाई, सॉइल है, कोई चीज़ ग्रो करोगे, मिनरल का इस्तेमाल होगा, तो सॉइल के अंदर मिनरल कम हो जाएंगे। तो होगा क्या, मान लो आपने पहली बार गेहूं की खेती की थी, ज़मीन उतनी ही बड़ी है, तो आपको 100 बोरे यानी 100 बैग्स आपको गेहूं मिला। अगली बार चूंकि मिनरल कुछ इस्तेमाल हो गए हैं, सॉइल के अंदर मिनरल कम हो गए हैं, तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। अगली बार आप खेती करोगे तो मान लो 80 बोरे ही आपको मिले। ठीक है, यानी फसल आपकी कम हो गई क्योंकि फर्टिलिटी सॉइल की कम हो गई। तो जब फर्टिलिटी कम हो जाती तो फार्मर क्या हो जाता था, शिफ्ट हो जाता था दूसरी ज़मीन पे। क्योंकि पहले के ज़माने में देखो ज़मीन का ऐसा कोई पंगा नहीं होता था, बहुत ज़मीन लोगों के पास होती थी, कहीं भी जाके खेती कर लो, कहीं पर भी घर बना लो, कोई पंगा नहीं होता था। तो फर्टिलिटी कम हो गई तो दूसरी ज़मीन पे चला गया और वहाँ खेती करने लगा। यहाँ पर जो लैंड प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि देखो उस सॉइल के अंदर जितने मिनरल हैं उतने ही इस्तेमाल प्लांट को करने हैं। अगर कम है तो फसल भी कम होगी और मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ ना कुछ कमी रहती है, कुछ ना कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जिनकी कमी रहती है। तो ओवरऑल मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती, यानी ज़्यादा फसल नहीं मिल पाती। यहाँ पर फर्टिलाइज़र या जो मॉडर्न इनपुट्स हैं और भी मॉडर्न चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं की जाती। फर्टिलाइज़र का काम क्या होता है, वो मिनरल जो सॉइल के अंदर कम है उसको हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं। इससे क्या होता है, उस चीज़ की कमी पूरी हो जाती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर फर्टिलाइज़र तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जिस चीज़ की कमी है वो कमी रहेगी ही, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये पॉइंट भी आप समझ गए होगे। तो यहाँ फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके और भी नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम है जो एग्ज़ाम में आया भी हुआ है वो क्या है, झूमिंग। और कहाँ पर ये नाम इस्तेमाल होता है, जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे आपका आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, वहाँ पर इस प्रिमिटिव यानी पुराने ज़माने का जो खेती करने का तरीका है उसे हम झूमिंग कहते हैं। और भी नाम है, जैसे मणिपुर के अंदर पामलोऊ कहते हैं, दीपा कहते हैं, जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में भी हम इस तरह की खेती को दीपा कहते हैं। लेकिन झूमिंग वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रिमिटिव वाला हमारा हो गया। दूसरा है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस तरह की खेती कहाँ की जाती है, जहाँ पर हाई पॉपुलेशन प्रेशर हो लैंड पे। यानी अब क्या है, देखो पहले के ज़माने में लोग कम थे, ज़मीन ज़्यादा थी, लेकिन आज की डेट में क्या है, ज़मीन की कमी हो गई, यानी अब उसी ज़मीन पे ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो हर आदमी के पास ज़मीन कम है। तो अब ऐसा नहीं कर सकता कि मान लो यहाँ खेती कर रहा था, फर्टिलिटी कम हो गई, दूसरी ज़मीन पे चला गया, इतनी फालतू ज़मीन उसके पास नहीं है, एक ज़मीन है बस वहीं पे खेती करनी है, तो फर्टिलिटी कम होती जाएगी, तो प्रॉब्लम है। तो हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हाई पॉपुलेशन प्रेशर हो, यानी उसी ज़मीन पर ज़्यादा लोग रह रहे हो, ज़्यादा पॉपुलेशन हो। और ये कैसा है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यानी यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। इंटेंसिव का मतलब कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा जिसमें कोई चीज़ हो, तो यहाँ पर मेहनत ज़्यादा लगती है इस तरह की फार्मिंग करने में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत हाई डोजेज देते हैं, बायोकेमिकल इनपुट जो होते हैं, और इरिगेशन के इस्तेमाल करते हैं, यानी जो फर्टिलाइज़र वगैरह है ना वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सॉइल के अंदर क्या है, आपने खेती की, फर्टिलिटी कम हो गई, अगले साल आप क्या करोगे, उसके अंदर फर्टिलाइज़र डालोगे ताकि जो कमी हुई थी वो पूरी हो जाए, ताकि जब हम खेती करें तो हमको उतनी ही फसल मिले जितनी पिछली बार मिली थी। ठीक है, तो ये बायोकेमिकल इनपुट यूज़ करे जाते हैं। अब देखो मॉनसून पे आप इतना डिपेंड नहीं रह सकते कि बारिश होगी तो चलो खेती फसल मिलेगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इरिगेशन टेक्निक यूज़ की जाती है, नहर बना लिया, कुआं खोद दिया, ट्यूबवेल वगैरह लगा दिया, इस तरह से पानी की ज़रूरत को पूरा किया जाता है। पूरी तरह से मानसून पे डिपेंड नहीं रहता किसान। यहाँ पर आपको हायर प्रोडक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा, मैंने बता दिया कि सॉइल के अंदर जिन मिनरल की कमी है वो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में हम दे देते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब ये देखो एक पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। इसको हम थोड़ा समझते हैं। मान लो कोई आदमी है, उसके पास ये इतनी बड़ी ज़मीन है, ठीक है, इस पर खेती कर रहा है, अच्छी खासी ज़मीन है, अच्छी खासी फसल मिल रही है, काम अपना चल रहा है। अच्छा यहाँ देखो एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, ये जो आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, यहाँ पर भी जो खेती की जाती है वो सब्सिस्टेंस के लिए ही की जाती है, यानी अपने आप को, अपने घर वालों को पालने के लिए की जाती है कि भैया खेती करेंगे, फसल होगी तो अपना ही हम खाए पिएंगे। लेकिन ये कैसी होती है, इंटेंसिव होती है, यानी बाहर से हम बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं,
मेहनत भी ज़्यादा लगेगी क्योंकि फर्टिलाइज़र वगैरह डालना है और बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। तो हाँ, ये बात हो रही थी कि एक आदमी है, उसकी यह ज़मीन है। अब उसके मान लो 4 बच्चे हैं। अब वो आदमी दुनिया से टाटा बाय बाय हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये ज़मीन उन चारों बच्चों में डिवाइड हो जाएगी। ये हो गई डिवाइड। अब एक बंदे के पास कितनी ज़मीन है, ये वाली है। अब उस बंदे की शादी हो गई, उसका परिवार हो गया, मान लो उसके भी 4 बच्चे हो गए। तो क्या होगा, अब उसको 4 बच्चों को इसी ज़मीन पे ही खेती करके पालना है। उसके पास इतनी ज़मीन है। फिर अगर इसके भी बच्चे होंगे तो क्या होगा, फिर कहानी देखो, फिर ये ज़मीन भी 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी, तो एक एक को इतनी मिलेगी, और बढ़ जाएगी तो और छोटा हिस्सा। इस तरह करते करते ज़मीन छोटी होती चली जाएगी जैसे जैसे जनरेशन पास होती जाएगी, जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ यही बात की जा रही है, जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी विरासत का जो हक है कि भैया हमारे अब्बा की ज़मीन है ये। अब 4 बच्चे हैं तो चारों में बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, डिवीज़न हो गया है, लैंड का बंटवारा हो गया है अगली जनरेशन में। उसकी वजह से लैंड होल्डिंग साइज क्या हो गया, अनइकोनॉमिकल। यानी अब जो उतनी ही ज़मीन थी उससे लोगों का काम नहीं चल पा रहा, उस परिवार का काम नहीं चल पा रहा, क्योंकि अब लोग ज़्यादा हो गए, वो ज़मीन बढ़ गई, एक आदमी के हिस्से में छोटी ज़मीन आ गई। तो एग्जाम में देखो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल क्यों हुआ है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी विरासत का जो हक है कि भाई जो बाप की ज़मीन है वो बच्चे को मिलेगी कि नहीं, इसी वजह से। तो वरना टॉस करके ज़मीन मिलती होती तो भैया एक ही को पूरी मिल जाती। तो ये हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस भी हो गया। अब आखिरी वाला हम बात कर लेते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पर कॉमर्शियल का मतलब पैसा कमाने के लिए। ये खेती किस लिए की जा रही है, पैसा कमाने के लिए। पिछली 2 किस लिए की जा रही थी, सस्टेन करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। यहाँ पैसा कमाने के लिए है। तो जब पैसे की बात आती है तो भैया फिर चवन्नी चवन्नी का हिसाब होता है। तो इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर इस्तेमाल होता है हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। जो मॉडर्न चीज़ें हैं जो किसी भी खेती को बेस्ट बनाती हैं उसका इस्तेमाल होता है। जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हो गई, HYV सीड्स हो गई, ये स्पेशल टाइप की सीड होती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। मैंने डिटेल में अपने NCERT लाइन बाय लाइन वाले एक्सप्लेनेशन में समझाया है, अगर ज़्यादा अच्छे समझना है तो वहाँ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ बस इतना याद रखना कि हाई यील्डिंग सीड जो HYV सीड है वो इस्तेमाल होती है। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यानी कीड़ा मारने की दवा का इस्तेमाल होता है, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हासिल की जा सके, यानी ज़्यादा फसल हासिल की जा सके। अब कॉमर्शलाइजेशन किसी एक क्रॉप का नहीं होता कि भैया ये क्रॉप बेचने के लिए है और ये खाने के लिए है। ये डिपेंड करेगा उसका पर्पज़ क्या है। जैसे राइस का एग्जाम्पल ले लें तो राइस का है कॉमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब के अंदर, यानी ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब के अंदर जो चावल की खेती होती है वो बेचकर पैसा कमाने के लिए होती है। वहीं राइस की ही बात कर रहे हैं, ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है कहाँ पर, ओडिशा के अंदर। यानी ओडिशा के अंदर ज़्यादातर लोग जो खेती करते हैं चावल की वो खुद अपने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राइस कॉमर्शियल क्रॉप कहाँ का है और सब्सिस्टेंस क्रॉप कहाँ का है। अब जो प्लांटेशन है वो भी एक तरह का कॉमर्शियल फार्मिंग है, यानी प्लांटेशन जो किया जाता है वो भी पैसा कमाने के लिए किया जाता है। क्या है ये, सिंपल भाषा में समझेंगे, जहाँ पर एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, एक बड़े से हिस्से पे, बड़े क्या बहुत बड़े हिस्से पे एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। जैसे आपने टी को ग्रो किया, टी का एक प्लांट होता है, तो पता चला लाखों करोड़ों टी के प्लांट आपने लगा दिए किसी एक एरिया के अंदर, तो वो किस में आ जाएगा, प्लांटेशन के अंदर। यानी कोई भी प्लांट है एक ही प्लांट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर टी का लगाया, उधर कॉफ़ी का लगा दिया, इधर रबर का लगा दिया, इधर शुगर केन का लगा दिया, अगल बगल, ऐसा नहीं है। उसे एक बड़े से हिस्से के अंदर एक ही क्रॉप ग्रो होगा। टी ग्रो हो रहा है तो टी, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी ही, तो उसी को हम प्लांटेशन कहते हैं। इस प्लांटेशन के जो इंटरफेस होता है, यानी देखने में कैसा लगता है, एग्रीकल्चर की तरह भी लगता है और इंडस्ट्री की तरह भी लगता है। एग्रीकल्चर की तरह क्यों लगता है, भाई प्लांट लगा रहे हो, खेती कर रहे हो तो लगेगा ही खेती की तरह। इंडस्ट्री की तरह क्यों लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी लेवल पे किया जाता है ना कि ये पूरा एक इंडस्ट्री की तरह काम करता है। मान लो टी की खेती कर रही है कोई कंपनी है, तो वो उस कंपनी का एक नाम होगा, उसका अपना लोगो होगा, उसकी वेबसाइट होगी, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, मैनेजर होगा, मशीनें इस्तेमाल हो रही तो इंजीनियर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक आम किसान तो नहीं करता कि भैया हमारे पास ज़मीन है, हम इंजीनियर रख लिए, मैनेजर रख लिए। ऐसा तो नहीं कर सकते। ऐसा तभी कर सकते हैं जब बहुत बड़ी ज़मीन हो, और जब बहुत बड़ी ज़मीन होगी तो खुद खाने के लिए तो नहीं होगा ना, वहाँ पर जो ग्रो किया जाएगा वो बेचने के लिए ही होगा। इसीलिए जो प्लांटेशन है वो एग्रीकल्चर की तरह भी लगता है और इंडस्ट्री की तरह भी लगता है। यहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा लैंड का कवर होता है, और ये कैसा है, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, यानी यहाँ पर पैसा बहुत लगता है, माल पानी बहुत खर्च होगा। काम कौन लोग करते हैं, जो आपके माइग्रेंट लेबर्स हैं,
यानी बहुत पहले के ज़माने में भी असम के अंदर टी वगैरह की खेती की जाती थी, तो वहाँ पर दूर दूर से लोग जाते थे। बंगाल से आ गए, यहाँ तक कि गुजरात से भी लोग ट्रैवल करके गए कि भैया असम के अंदर वहाँ टी खेती होती, वहाँ काम धंधा मिल जाएगा। तो वो लोग माइग्रेट करके घर बार अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ पहुँच ही गए कि भैया वहाँ हम रहेंगे, वहीं काम करेंगे। ठीक है, तो माइग्रेंट लेबर यानी अपना घर बार छोड़ के जो चले जाते हैं वहीं काम करने के लिए, वो माइग्रेंट कहलाते हैं। तो उनकी मदद से ये काम होता है। जो भी इस कॉमर्शियल फार्मिंग के जरिए प्रोड्यूस होगा वो एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होगा रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इन्हें जैसे शुगर बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसके अंदर क्या होगा, शुगर केन का इस्तेमाल होगा। टी बनाने वाली जो कंपनी है यानी जो टी लीव्स बनाती है, उसके अंदर ये जो टी की खेती हुई है वो जाएगी। ठीक है, इंडिया की बात करें तो टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। तो इसके नाम आपको याद रखने हैं। अब इसके लिए वेल डेवलप्ड नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कनेक्ट करे प्लांटेशन एरिया यानी उस एरिया जहाँ पर प्लांटेशन किया जा रहा है और जहाँ पर जो भी क्रॉप है उसकी प्रोसेसिंग की जा रही है। जैसे ये चेक करना कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, किसकी क्वालिटी क्या है, ये सारा काम जहाँ हो रहा है। या जहाँ पर उससे कोई प्रोडक्ट बनना है, जैसे शुगर केन से शुगर जहाँ बनना है, तो प्लांटेशन एरिया यानी जहाँ पर शुगर केन ग्रो किया जा रहा है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जहाँ पर शुगर बन रही है, और जो मार्केट है, इनको कनेक्ट करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होना चाहिए, तभी आपका काम होगा। आपने खेती कर दी और भंडार लगा दिया, लेकिन अब गाड़ी नहीं है ले जाने के लिए कि इंडस्ट्री तक पहुंचाए, फिर इंडस्ट्री में सामान बन गया, मार्केट ले जाने के लिए गाड़ी नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी ये सही से काम होगा। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 सोशल साइंस धमाका सीरीज़। इस तरीके से साइंस की बनेगी तो उसका नाम भी ऐसे ही होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो या प्लेलिस्ट विजिट करके भी देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये जो मैंने पढ़ा है इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।